शुरुआत से पढ़ते हैं, बिल्कुल ठीक है। भाग 4, भाग 4 का विषय क्या है? राज्य के नीति निदेशक तत्व। इंग्लिश में क्या कहते हैं? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट। ठीक, अनुच्छेद कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक संविधान में किसकी चर्चा है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की। संविधान का जो प्रारूप था वो किसने तैयार किया? डॉक्टर बी.एन. राव ने। और संविधान का जो प्रारूप तैयार हुआ था उस प्रारूप पर विचार करने के लिए एक समिति बनाई गई थी जिसका नाम क्या था? प्रारूप समिति। और प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। 7 सदस्यों में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो डॉक्टर जो बी.एन. राव थे इन्होंने प्रारूप तैयार किया था। प्रारूप तैयार जब किया तो इन्होंने जो व्यक्तिगत अधिकार थे, जिन्हें पर्सनल राइट्स कह देते हैं, ये कहा प्रारूप समिति से कि जो व्यक्तिगत अधिकार हैं व्यक्ति के, उन्हें हम क्यों ना 2 भागों में विभाजित कर दें। ये किसका सुझाव था? डॉक्टर बी.एन. राव का, क्योंकि इन्होंने ही संविधान का प्रारूप तैयार किया। इस बात को इन्होंने प्रारूप समिति के सामने रखा और प्रारूप समिति ने इनकी इस बात को स्वीकार कर लिया। और जब स्वीकार कर लिया तो जो व्यक्तिगत अधिकार थे व्यक्तियों के, इन व्यक्तिगत अधिकारों को प्रारूप समिति ने 2 भागों में विभाजित करने का निर्णय लिया। और वो 2 भाग कौन से रखे गए अधिकारों में? एक तो ऐसे अधिकार जो न्याय योग्य हैं, जो न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय है, और दूसरे ऐसे अधिकार जो न्याय योग्य नहीं है, मतलब जो न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। तो 2 तरह के अधिकार, 2 तरह विभाजित करने का कहा और प्रारूप समिति ने इनकी बात को स्वीकार कर लिया और उन अधिकारों को 2 भागों में विभाजित कर दिया। एक तो ऐसे अधिकार जो न्याय योग्य हैं और दूसरे ऐसे अधिकार जो न्याय योग्य नहीं है। तो जो अधिकार न्याय योग्य थे इन्हें संविधान के रखा गया भाग 3 में। ऐसा छुपके क्यों आ रहे हो? इसमें तुम्हारा चेहरा जाके क्रिमिनल हो गया। इसे किसमें रखा गया? भाग 3 में। और जो न्याय योग्य नहीं थे उसे किसमें रखा गया? भाग 4 में। ठीक, भाग 3 में जब इन्हें रखा गया तो इनका नाम रख दिया क्या? मौलिक अधिकार। और भाग 4 में जो रखा गया उन्हें कहा गया नीति निदेशक तत्व। ठीक, इन अधिकारों को कितने भागों में बांट दिया? 2 भागों में बांट दिया। तो सबसे पहले तो आपको बेसिक डिफरेंस याद होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन कथन करके पूछ लेता है। ज्यादातर कथन में क्वेश्चन आते हैं, जैसे जो बच्चे आरओ का एग्जाम देंगे उनके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यूपीएससी कराएगा। और यूपीएससी जब इस तरह का एग्जाम कराता है तो वो कथन डिस्कस करके इस तरह से क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा एक कथन डीपीएसपी के बारे में सही है या कौन सा एक कथन गलत है, इस तरह के क्वेश्चन। ठीक, वनडे एग्जामों में ज्यादातर यही होता है कि फैक्चुअल क्वेश्चन पूछता है, आर्टिकल पूछेगा, सही गलत पूछ लेगा ज्यादा में ज्यादा। लेकिन जो बड़े एग्जाम होते हैं उनमें क्या होता है, कथन करके क्वेश्चन पूछता है। उसमें से आपको नहीं, वनडे नहीं है, इसमें 2 एग्जाम है। ठीक है, तो न्याय योग्य है मौलिक अधिकार और न्याय योग्य नहीं है वो है नीति निदेशक तत्व। तो सबसे पहला अंतर तो यही ज्यादातर एग्जाम में जो आजकल पूछा जाता है वनडे में, क्या राज्य के नीति निदेशक तत्व न्याय योग्य है? तो न्याय योग्य नहीं है। क्या मौलिक अधिकार न्याय योग्य है? हाँ, न्याय योग्य है। इन दोनों अधिकारों में एक दूसरा अंतर यह है कि जो मौलिक अधिकार हैं ये व्यक्ति का क्या है? पावर है, ये व्यक्ति का अधिकार है। तो राज्य इसे लागू करने के लिए क्या है? बाध्य है, राज्य इसे लागू करेगा ही करेगा। जबकि दूसरी तरफ क्या है, जो नीति निदेशक तत्व हैं ये राज्य की इच्छा पर निर्भर है। राज्य की इच्छा अगर है तभी लागू करेगा, अगर राज्य की इच्छा नहीं है तो राज्य नीति निदेशक तत्वों को लागू नहीं करेगा। दूसरा,
अगला ये याद रखना है कि जो नीति निर्देशक जो मौलिक अधिकार हैं ये स्वतः लागू होते हैं। ये कैसे लागू होते हैं? स्वतः लागू होते हैं, जबकि जो नीति निर्देशक तत्व हैं इनके लागू करने के लिए किसकी आवश्यकता है? कानून बनाने की आवश्यकता है। बिना कानून के नीति निर्देशक तत्व लागू नहीं हो सकते। ठीक, तो 3 अंतर आपको यहां से याद रखना है। एक तो ये न्यायोग्य है, ये न्यायोग्य नहीं है। ये मौलिक अधिकार जो है इन्हें राज्य के लिए बाध्य है, राज्य लागू ही करेगा, यहाँ राज्य की इच्छा है। और अगला ये है कि ये स्वतः लागू होते हैं, और ये जो होते हैं नीति निर्देशक तत्व ये कानून बनाकर ही लागू किए जा सकते हैं, बिना कानून से राज्य ने लागू नहीं कर सकता। ठीक, हम आज बात किसकी करेंगे? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात करेंगे। याद करने के लिए दोनों याद रखना, दोनों ही एक प्रकार के क्या हैं? अधिकार हैं, या ऐसे समझ लो जो बहुत ज्यादा जरूरी अधिकार थे, जो व्यक्ति के लिए चाहिए ही चाहिए थे उसे जीवन जीने के लिए, उन्हें हमने मौलिक अधिकार कह दिया। जीवन को बेहतर बनाने के लिए जो अधिकार थे उन्हें हमने किसमें रखा है? नीति निर्देशक तत्वों में रखा है। अब जो नीति निर्देशक तत्व है इनके बारे में आज हमें चर्चा करनी है। इसमें एक आ गया ये स्वतः लागू है, इसका मतलब इसे विधि बनाने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करेंगे नीति निर्देशक तत्वों की। नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो जैसे मान लो अनुच्छेद 40 आगे आप पढ़ेंगे, ग्राम पंचायतों का गठन। ग्राम पंचायतों का गठन कहा गया है कि राज्य इस तरह की व्यवस्था बनाएगा स्थानीय स्तर पर, जिससे क्या हो सके, स्थानीय लोगों के लिए स्वयं के द्वारा एक शासन स्थापित किया जा सके, जिसे स्थानीय स्वशासन कह देते हैं। ग्राम पंचायतों को गठन की जब बात करता है तो कौन सा अनुच्छेद में? 40। लेकिन 40 में ग्राम पंचायतों को गठन की जो इच्छा है वो किस पर निर्भर थी? राज्य पे। और आपको पता होगा 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में पहली बार ग्राम पंचायती या पंचायती व्यवस्था को लागू किया गया। ठीक, अगर राज्य ऐसा नहीं करता तो पंचायती व्यवस्था लागू नहीं होता, क्योंकि कानून की आवश्यकता होती है। दूसरा उदाहरण समझो, जैसे एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 44, एक समान सिविल संहिता जो भारत में लागू नहीं है। तो अगर सरकार इसे लागू कराएगा, भारत में कराएगी, तो सरकार को इसके लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? कानून की आवश्यकता पड़ेगी। इससे क्या स्पष्ट हो रहा है? इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि नीति निर्देशक तत्व तभी लागू होंगे जब सरकार कोई कानून बनाएगी। जब तक कि सरकार कानून नहीं बनाएगी नीति निर्देशक तत्व लागू नहीं हो सकते, जबकि मौलिक अधिकार स्वतः ही लागू रहते हैं, उनके लिए किसी भी कानून की आवश्यकता नहीं है। ये अंतर समझ में आ गया तुम लोगों के? हाँ, अभी पढ़ा ही नहीं है हमने। हाँ ठीक, अभी हम तो ग्राम पंचायतों का जब गठन पढ़ेंगे, पूरी प्रक्रिया पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे उसे। आप 36 से लेके 51 तक की बात कर रहे हैं। कल हमने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया था ना इसका। क्लासिफिकेशन में राज्य की नीति निर्देशक तत्व कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। पहले कौन से हैं? समाजवादी, गांधीवादी, उदारवादी। समाजवादी तत्व जो है उसमें कौन कौन से आर्टिकल आ जाएंगे? आर्टिकल 38, आर्टिकल 39, 39A, 41, 42, 43, 43 भी इसमें है समाजवादी, वहां ऐड कर लेना। 2 आर्टिकल है जो ओवरलैप करेंगे, 47 और ये 43, और इसमें एक और आ जाए 47, 43 लिख दिया। ठीक है, अगला कौन सा है? गांधीवादी। गांधीवादी में कौन से आ जाएंगे? आर्टिकल 40, 43, 48 और 47। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आर्टिकल आपसे यही एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन कौन से आर्टिकल या नीति निर्देशक तत्व हैं वो गांधीवादी हैं, कौन सा नीति निर्देशक तत्व गांधीवादी नहीं है। फिर अगला आता है उदारवादी। उदारवादी में कौन कौन से आ जाएंगे?
आर्टिकल 44, 45, 48A, 49, 50 और 51। अब ये सारे याद नहीं कर सकते और नहीं याद नहीं कर, केवल आप गांधीवादी याद करना है। यहीं से जितने भी क्वेश्चन आज तक आए वो यहीं से आए हैं। तो ये क्या हो जाएगा, डीपीएसपी का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण कि हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं कितने प्रकार के हैं, 3 तरह के हैं। समाजवादी का मतलब ये होता है कि ऐसी एक व्यवस्था जिसमें पूरे समाज के लिए एक जैसी व्यवस्था सुनिश्चित हो सके, वो कौन सा है, समाजवादी। गांधीवादी क्यों कहते हैं, कि जो गांधी जी की विचारधारा से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये सपना गांधी जी का था। सबसे ज्यादा आपको आर्टिकल याद 40 में से रखना ही होना चाहिए कि अनुच्छेद जो 40 है वो कैसा है, गांधीवादी है। अनुच्छेद 43, 46, 47, 48 ये 3 क्रम से है, 46, 47, 48। 40 आप याद रखें, बीच में एक याद रख लेना कौन सा है, 43। ठीक, 41, 42 नहीं है, 44, 45 नहीं है। 40 से लेके 48 तक 41, 42 और 44, 45 को छोड़कर ये कौन से हो जाएंगे, आपके गांधीवादी हो जाएंगे। मतलब गांधी जी की विचारधारा से जुड़े हुए जो आर्टिकल्स हैं वो कौन से कहलाते हैं, गांधीवादी। फिर आते हैं उदारवादी। उदारवादी का मतलब होता है कि ऐसी व्यवस्था जिसमें ज्यादातर लोग भागीदार हो सके, मतलब एकदम से लचीलापन हो जिस व्यवस्था में, वो कौन सी कहलाती है, उदारवादी व्यवस्था कहलाती है। और उदारवादी व्यवस्था के आर्टिकल कौन से हो जाएंगे, 44, 45, 48A। ठीक, हाँ 43 दोनों में आएगा, 47 दोनों में आएगा। ठीक है, 49, 50 और इसमें कौन सा हो जाएगा, 51। ठीक, अब 36 से लेके 51 तक बात कर रहा है। पहली तो इसमें पहला शब्द लिखा हुआ राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि राज्य क्या है, और राज्य क्या है ये हमने पीछे कहां पढ़ा था, आर्टिकल 12 में। आर्टिकल 12 में किसकी बात कर रहा है, राज्य शब्द की परिभाषा। ठीक, लेकिन इसमें कहां से स्टार्ट हो रहा है, आर्टिकल 36 से। और अनुच्छेद 36 में भी किसकी बात कर रहा है, राज्य शब्द की परिभाषा। इसमें भी बताया गया है राज्य शब्द की परिभाषा। और जो अनुच्छेद 12 में बताया गया था, इसमें वही बता दिया गया कि राज्य शब्द की परिभाषा वही होगी जो किसमें बताई गई है, अनुच्छेद 12 में बताई गई है। अलग से इसमें राज्य शब्द की परिभाषा नहीं दी गई है। ठीक, अनुच्छेद 12 में क्या बताया गया था राज्य शब्द की परिभाषा के बारे में, कि कोई भी संस्था, निकाय, बॉडी जिसके पास स्वयं का क्या है, भूभाग है, स्वयं की क्या है, जनसंख्या है, और जनसंख्या के लिए कानून का प्रावधान है, और उस कानून के उल्लंघन पे इस संस्था के पास दंड देने का प्रावधान है, तो वो संस्था क्या कहलाती है, राज्य कहलाती है, स्टेट कहलाती है। ये राज्य का मतलब प्रांत नहीं है, कोई भी राज्य हो सकता है। जैसे मान लो कोचिंग सेंटर है, तो कोचिंग सेंटर के अपने क्या है, अपना भूभाग है, अपनी जनसंख्या है, अपना कानून है, और अपना दंड देने का क्या है, प्रावधान है। ठीक, तो ये कोचिंग संस्था अपने आप में क्या हो जाएगी, राज्य हो जाएगी। कंपनी हो सकती है, कोई ऑफिस वगैरह हो सकता है जहां अपने नियम कानून कायदे हो, तो वो क्या कहलाएगा, राज्य कहलाएगा। और ऐसे सभी जो राज्य कहलाएंगे उन सबके पास एक पावर होती है कि वो व्यक्ति को उनके मौलिक अधिकार प्रदान करे, वो व्यक्ति को नीति निर्देशक तत्वों के आधार पर व्यवस्था सुनिश्चित करे। ठीक, तो अनुच्छेद 36 सबसे पहले किसकी बात कर रहा है, राज्य शब्द की परिभाषा की बात कर रहा है। यह कह दिया इसमें कि राज्य शब्द की परिभाषा वही होगी जो किसमें बताई गई है, अनुच्छेद 12 में बताई गई है। ठीक, अगला कौन सा है आपका, अनुच्छेद 37। तो जैसे अपने वहां पढ़े थे 12 और 13, 12 में परिभाषा थी और 13 में क्या था, मौलिक कर्तव्यों का उल्लंघन करने वाली, जो मौलिक अधिकारों का जो उल्लंघन करने वाली विधि थी उनको शून्य माना जाएगा, ऐसा कहा गया था अनुच्छेद 13 में। सेम उसी की तरह अनुच्छेद क्या है, 37 है। अनुच्छेद 37 में किसी मौलिक नीति निर्देशक तत्व के बारे में ना कहकर यह कहा गया है कि जो राज्य है, राज्य जब भी कोई विधि बनाएगा, मतलब राज्य विधि बनाते समय जो नीति निर्देशक तत्व हैं, इन्हें ध्यान में रखे, नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखे या नीति निर्देशक तत्वों को लागू करें।
किसमें कह रहा है, अनुच्छेद 37 में कह रहा है कि राज्य जब भी कानून बनाए तो वो ऐसे कानून बनाए जो नीति निर्देशक तत्वों के संगत हो, लेकिन चूंकि ये न्यायोग्य नहीं है तो राज्य इसके लिए बाध्य भी नहीं है। अगर राज्य कोई ऐसी कानून बनाता है जो नीति निर्देशों के संगत नहीं है तो आप न्यायालय जा सकते हो, लेकिन न्यायालय जाने के बाद ये जरूरी नहीं है कि न्यायालय आपकी बात पर एक्शन ले। अगर न्यायालय को लग रहा है कि वास्तव में कुछ ज्यादा गड़बड़ है व्यवस्था, तो न्यायालय हो सकता है एक्शन ले भी सकता है, लेकिन बाध्य नहीं है। बाध्य का मतलब ये नहीं कि जरूरी उस विधि को निरस्त कर दिया जाए। अगर वो विधि नीति निर्देशक तत्वों के असंगत भी है और कुछ अच्छी व्यवस्था स्थापित कर रही है तो न्यायालय उसे रद्द नहीं करेगा। मतलब ये न्यायालय के द्वारा रद्द नहीं की जा सकती, तभी रद्द की जा सकती है जब वो असंगत होगी या ज्यादा उसमें कुछ प्रभावित हो रहा होगा। तो राज्य इसके लिए बाध्य नहीं है कि वो नीति निर्देशक तत्वों को लागू ही करे। बस ये कहा गया है कि जब भी कानून बनाएगा तो इन जो नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं 36 से लेकर 51 तक, इनको ध्यान में रखे, लेकिन वो राज्य इसके लिए बाध्य नहीं है। जरूरी नहीं है कि वो इसे ध्यान में रखे। ठीक। अब वास्तव में जो नीति निर्देशक तत्व शुरू होते हैं वो कहां से होते हैं, अनुच्छेद 38 से। अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 38 किसकी बात करता है? इसमें कहा गया कि राज्य इस तरह की व्यवस्था स्थापित करे जिससे लोक कल्याण की क्या हो सके, अभिवृद्धि। लोक कल्याण, इस शब्द आपने पीछे भी पढ़ा था, लोक व्यवस्था। उसी तरह किसकी बात कर रहा है, लोक कल्याण की अभिवृद्धि की बात कर रहा है। किसमें, अनुच्छेद 38 कि राज्य इस तरह की व्यवस्था स्थापित करेगा कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि हो सके। लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए क्या क्या स्थापित कर सकता है? तो जैसे आपने प्रस्तावना में पढ़ा था, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित हो व्यक्ति को। लोक कल्याण की अभिवृद्धि तभी होगी जब प्रत्येक नागरिक के लिए कैसा न्याय होना चाहिए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय कैसा होना चाहिए, सुनिश्चित हो सके, तो वो क्या कहलाएगी, लोक कल्याण की अभिवृद्धि। अब देखो, मौलिक अधिकारों में इनमें से एक की बात नहीं की गई है, वो कौन सी है? मौलिक अधिकारों में बात नहीं की गई है तो वो है आर्थिक न्याय की। कहीं भी मौलिक अधिकारों में कहीं भी आर्थिक न्याय की बात नहीं कर रहा है, क्योंकि आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना बहुत ज्यादा मतलब संभव तो है, लेकिन इतना आसान नहीं है कि व्यक्ति को आर्थिक न्याय सुनिश्चित हो सके। आर्थिक न्याय का मतलब होगा कि प्रत्येक व्यक्ति को एक जैसा रोजगार, एक जैसी व्यवस्था स्थापित कर सके, एक जैसी आजीविका प्रदान कर सके, ऐसा संभव नहीं है। या प्रत्येक व्यक्ति के पास एक जैसा संपत्ति, एक जैसी जब पैसा होगा तो वो कैसा कहलाएगा, आर्थिक न्याय कहलाएगा, और ऐसा संभव नहीं है। सामाजिक न्याय दिया गया है इसमें मौलिक अधिकारों में। जैसे सामाजिक न्याय में एक आ जाएगा, एक तो छुआछूत नहीं होना चाहिए, और छुआछूत नहीं होगा तो व्यक्ति की सामाजिक स्थिति कैसी होगी, अच्छी होगी। ठीक, तो सामाजिक न्याय की बात कर रहा है मौलिक अधिकारों में। राजनीतिक न्याय की बात कर रहा था, अनुच्छेद 14 में आपने पढ़ा था कि व्यक्ति को विधि की समक्ष क्या है, समानता है। तो विधि के समक्ष समानता में राजनीतिक न्याय भी है कि व्यक्ति की कैसा न्याय होना चाहिए, राजनीतिक, मतलब कोई भी व्यक्ति होगा सबको एक तरह के क्या होना चाहिए, न्याय सुनिश्चित। लेकिन अनुच्छेद 38 में किसकी बात कर रहा है, आर्थिक न्याय की भी बात कर रहा है कि राज्य इस तरह की व्यवस्था स्थापित करेगा कि व्यक्ति का आर्थिक न्याय भी सुनिश्चित हो सके, मतलब प्रत्येक व्यक्ति को जीविका, आजीविका के साधन उपस्थित हो सके, तभी लोक कल्याण की क्या होगी, अभिवृद्धि होगी। व्यक्ति की सामाजिक स्थिति तो बहुत ज्यादा अच्छी है। सामाजिक स्थिति का मतलब कोई व्यक्ति है कि समाज में सम्मान तो उसका बहुत है, लेकिन उस व्यक्ति के पास पैसा नहीं है। ऐसा नहीं है तो जैसे मान लो वो निकला, घर से निकला, घर से निकलने के बाद उससे बहुत ज्यादा लोग हैं जो राम राम नमस्ते करने वाले हैं, पैर छूने वाले हैं, लेकिन व्यक्ति पैदल जा रहा है, कोई साधन की व्यवस्था उसके पास नहीं है, तो उसके लिए सामाजिक स्थिति तो उसकी ठीक है, लोग समाज में उसे जानते हैं, क्या उसकी आर्थिक स्थिति ठीक है, नहीं। और जब आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो सामाजिक स्थिति भी बहुत ज्यादा प्रभावी होगी नहीं। तो सामाजिक स्थिति तभी प्रभावी होगी जब उसकी आर्थिक स्थिति भी कैसे होनी चाहिए, ठीक होनी चाहिए। दूसरा, व्यक्ति की सामाजिक स्थिति बहुत अच्छी है, व्यक्ति की आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा पैसा है, लेकिन उस पर प्रतिबंध लगा हुआ है कि वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता है, तो उसकी राजनीतिक न्याय उसे मिला, नहीं मिला। तो व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जब तीनों न्याय मिलेंगे
तभी लोक कल्याण की क्या होगी, अभिवृद्धि होगी। तो राज्य इस तरह की व्यवस्था स्थापित करे कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि हो, और लोक कल्याण की अभिवृद्धि तभी हो सकती है जब नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों तरह के न्याय की क्या की जाए, व्यवस्था की जाए, तीनों तरह का न्याय सुनिश्चित हो सके। ठीक, फिर बात कर रहा है किसकी, अनुच्छेद 39 की। अनुच्छेद 39 में क्या कहता है कि राज्य प्रत्येक स्त्री व पुरुष के लिए क्या करेगा, आजीविका के साधन उपलब्ध कराएगा। आजीविका के साधन का मतलब यह हुआ कि रोजगार उपलब्ध कराए, आजीविका के साधन। लेकिन क्या प्रत्येक व्यक्ति के लिए आजीविका के साधन उपलब्ध हैं? नहीं है। ठीक, चूंकि ये नीति निर्देशक तत्वों में है, इसलिए इसमें कहा गया कि राज्य इस तरह की व्यवस्था बनाए जिससे प्रत्येक व्यक्ति को आजीविका के साधन उपलब्ध हो सके। ठीक, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के लिए आजीविका के साधन उपलब्ध नहीं है, मतलब रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं है। दूसरा, इसी में कहा गया है कि राज्य इस तरह की व्यवस्था बनाएगा कि स्त्री व पुरुष, अगर स्त्री और पुरुष एक जैसे कार्यों में लगे हुए हैं तो उन स्त्री व पुरुषों के लिए वेतन भी कैसा होना चाहिए, समान वेतन होना चाहिए। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो वही यही है कि स्त्री व पुरुषों के लिए समान वेतन की बात किसमें कर रहा है, अनुच्छेद 39 में। समान कार्य के लिए समान वेतन। समान कार्य के लिए समान वेतन का मतलब है कि जैसे मान लो आप अध्यापक को देखते हो, टीचर को देखते हो, और अगर वो किसी प्राइवेट स्कूल में है और दूसरा कोई किसमें है, सरकारी स्कूल में है, तो इसकी सैलरी मैक्सिमम कितनी होगी, 20,000 रुपए। डीपीएस में, इसमें है डीपीएस में, तो मान लो 20,000, 25,000, 40,000, 50,000 तक सैलरी है। मान लो ये 20,000 है इसकी सैलरी, और वहीं सरकारी का जो मास्टर है उसकी स्टार्टिंग ही कितने से हो रही है, 50,000 से हो रही है। ठीक, आपसे दोनों में पूछा जाए फिर क्या करेंगे उसका, ठीक, इनमें दोनों में पूछा जाए काम किसके पास ज्यादा होगा, इसके पास ज्यादा का। कुछ लोग कहेंगे अरे नहीं, इसके पास भी बहुत कम होता है, लेकिन इसके पास ज्यादा प्रेशर भी होता है, काम भी बहुत होता है, बहुत सारी व्यवस्थाएं देखनी पड़ती हैं इस टीचर को। और सैलरी कितनी है, 20,000। कितने का अंतर, पूरा 30,000 का अंतर है, जबकि काम भी इससे ज्यादा है। जबकि अनुच्छेद 39 क्या कहता है, समान कार्य के लिए क्या होना चाहिए, समान वेतन होना चाहिए। अब ये जो है, ये एक ऐसा लग रहा है कि ये मौलिक अधिकार होना चाहिए था व्यक्ति का। ये कहाँ होना चाहिए, व्यक्ति के मौलिक अधिकारों में शामिल होना चाहिए, समान कार्य के लिए समान वेतन। ठीक, इसी की वजह से अगर मान लीजिए मौलिक अधिकारों में होता तो ना तो सरकारी नौकरी कितनी मारा मारी होती, भाई प्राइवेट जॉब कर लेते वेतन तो उतना ही मिलता ना, हो सकता था, रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ज्यादा होती, लेकिन वेतन अगर मान लो कोई प्राइवेट स्कूल किसी भी टीचर को 50,000 रुपए दे रहा है और कोई सरकारी स्कूल किसी को 50,000 रुपए दे रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा क्या है, सुरक्षा नहीं है, गारंटी ही तो नहीं है कि वो आपको बाहर कर सकता है। लेकिन एक प्रकार से वेतन है तो व्यक्ति को सुकून तो है कि हाँ वेतन तो एक जैसा मिल रहा है, क्योंकि कार्य कैसा कर रहे हैं, एक जैसा कर रहे हैं। ठीक, अब आप कहोगे कि सर ऐसा नहीं हो सकता है। इसके लिए आप एक आर्टिकल पढ़ेंगे अभी आगे, आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 में पहले कहा गया था, आर्टिकल 45 में पहले 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान था। कंफ्यूज मत हो जाओ, आप कहोगे सर ये तो 21 में दिया गया है, ये पहले किसमें था, आर्टिकल 45 में था। और आर्टिकल 45 से उसे हटाया गया कब, 86 में जब संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, तो 66वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ, तो उससे जो 45 में जो बात थी, 45 उस बात को हटा के 21A जोड़ा गया नया, तो वो किसमें शामिल कर दिया हमने, मौलिक अधिकारों में, क्योंकि हमें लगा कि बच्चे की शिक्षा ज्यादा जरूरी है, जोड़ दिया। फिर अनुच्छेद 45 क्या हो गया, रिक्त हो गया। अनुच्छेद 45 जब रिक्त हो गया तो वहां नया प्रावधान जोड़ दिया गया, और वो जोड़ा गया 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान। तो जो 6 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का प्रावधान था वो पहले अनुच्छेद 45 में था ही नहीं, कहीं नहीं था वो।
पढ़ते नहीं है बच्चे? तुम नहीं पढ़े इसका मतलब कोई नहीं पढ़ता है। तुम कौन सी एज में पढ़ने बैठे थे? कितने बड़े? मन कर रहा था मैं कैमरे पे बुला इधर। सबका मतलब क्या है? क्यों? ये समझ में आ गया। अनुच्छेद 39 किसकी बात कर रहा है? आजीविका के साधनों की बात कर रहा है और समान कार्य के लिए समान वेतन की बात कर रहा है। फिर इसमें एक आर्टिकल जोड़ा गया है, आर्टिकल 39A। 39 किसकी बात करता है? राज्य इस तरह की व्यवस्था स्थापित करेगा कि व्यक्ति के लिए क्या हो सके? समान न्याय, न्याय गलत लिखा है क्या? निःशुल्क विधिक सहायता। अब आप कहोगे सर विधि के समय समानता की बात तो अनुच्छेद 14 में कर रहा है ना? मौलिक अधिकार है, लागू होना चाहिए। ये कह रहा है कि राज्य इस तरह की व्यवस्था स्थापित करे कि वो न्याय जो हमने अनुच्छेद 14 में कहा वो सुनिश्चित हो सके। ऐसा ना है कि किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव हो, इस तरह का कोई कानून नहीं बनाएगा। तो ये तो बात किसकी होगी? व्यक्ति के समान न्याय की। फिर वो कह रहा है निःशुल्क विधिक सहायता। निःशुल्क विधिक सहायता का मतलब ये है कि राज्य जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनके लिए इस तरह की व्यवस्था स्थापित करेगा कि उनके लिए जो न्याय इस तरह से प्रदान हो कि उनके लिए किसी भी प्रकार का कोई चार्ज ना देना पड़े, कोई फीस ना देना पड़े। ठीक, तो निःशुल्क विधिक सहायता उन्हें प्राप्त हो सके। लेकिन ये चूंकि नीति निर्देशक तत्व है तो राज्य ने अभी तक इसे लागू किया नहीं इस तरह से। वरना क्या होता है कि जो भी लड़ाई झगड़े होते हैं उसमें जो तुम्हें वकील करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, वो सारे केस कौन लड़ता? सरकार। लेकिन कुछ कंडीशन में क्या होता है, जो गंभीर केस होते हैं, रेप को लेके, मर्डर को लेके, कई बार ऐसा होता है कि जो पीड़ित परिवार होता है, पीड़ित पक्ष होता है, उसके पास इतना पैसा नहीं होता, तो उसका केस कौन लड़ता है? सरकार अपनी तरफ से लड़ती है ऐसे केसों को। ठीक, लेकिन ये नहीं कि आप डेली झगड़ा करके सरकार के पास पहुंच जा रहे हो, कोर्ट चले जा रहे हो। भाई भाई का झगड़ा है, पति पत्नी का झगड़ा है, बोले इसने ऐसा बोल दिया था, कोर्ट चले गए और वहां जाके तुम कह रहे हो सरकार से कि हमें वकील दो। सरकार तो तुम वकील ही प्रोवाइड कराती रहेगी, कोई काम ही नहीं होता। गंभीर केस अगर होते हैं तो सरकार इस तरह की व्यवस्था करती है। तो ये निःशुल्क विधिक सहायता कहा गया है अनुच्छेद 39 में। हाँ, उसमें दिया जाता है। जो ऐसा केस होता है जो सरकार के उसमें चला जाता है, फिर उसमें हाँ, जो केस सरकार की तरफ से लड़ा जाता है। बहुत सारे केस ऐसे होते हैं जो सरकार की तरफ से, ज्यादातर होता है क्रिमिनल केस में। जो सरकार की तरफ, अगर क्रिमिनल केस है तो उसमें ज्यादातर जो केस होते हैं वो सरकार की तरफ से ही लड़े जाते हैं। लेकिन सिविल मामलों के जो केस होते हैं, फौजदारी दीवानी के जो केस होते हैं, वो व्यक्तिगत तरफ लड़े जाते हैं। आप अपने केस अपने आप लड़ो। सरकार, जैसे मान लो तुम्हारे जमीन का विवाद है, हाँ, तो जमीन का विवाद है वो तुम्हें अपने आप लड़ना पड़ेगा। ठीक, अगर कोई क्रिमिनल केस है, किसी की हत्या हो गई है, तो वो वाला केस होता है, एक पक्ष सरकार लड़ती है, दूसरा विपक्ष जो होता है, जो उसमें दोषी होता है, वो अपने आप लड़ता है। तो ये अच्छा भी है, निःशुल्क विधिक सहायता नहीं मिलनी चाहिए, वरना सब लोग क्या करेंगे, इसी तरह की व्यवस्था चाहेंगे। ये इसे कब जोड़ा गया था? 39 से है 42वां संविधान संशोधन। और ये आपको भली भांति पता है 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976। ये आप भूलेंगे नहीं अब ना? ठीक, 4 और 2 क्या बताया था? 6। इस तरह से याद कर लेना। तो 39 से जोड़ा गया जिसमें व्यक्ति के समान न्याय की और निःशुल्क विधिक सहायता की बात कर रहा है। अगला है आपका आर्टिकल 40, जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 40 में किसकी बात कर रहा है? ग्राम पंचायतों के गठन की बात कर रहा है। थोड़ा सा इसे ध्यान से समझना।
अभी पीछे बताया था कि नीति निर्देशक तत्व तभी लागू होंगे जब सरकार क्या करेगी, विधि स्थापित करेगी, कानून स्थापित करेगी। बिना विधि के नीति निर्देशक तत्व लागू नहीं हो सकते, कि जब तक कि सरकार कोई विधि ना बना देगी तब तक ये नीति निर्देशक तत्व लागू नहीं होंगे। अब इसमें ये लिख दिया गया था कि अनुच्छेद 40 के तहत सरकार क्या करेगी, नीति निर्देश ग्राम पंचायतों की स्थापना करेगी, जिससे व्यक्ति का क्या हो सके, स्थानीय सुशासन स्थापित हो सके। स्थानीय सुशासन स्थापित हो सके। इतना गेट खुला है क्या? स्थानीय सुशासन का मतलब क्या हो कि निचले स्तर पर शासन की ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिसमें प्रत्येक व्यक्ति क्या हो, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए स्वयं भागीदार, वो अपने अनुसार ही क्या कर सके। बंद कर दिया क्या? स्थानीय सुशासन का मतलब क्या होता है कि एक शासन की ऐसी व्यवस्था स्थापित की जाए जहां निचले स्तर पे जो व्यक्ति शामिल होते वही शासन व्यवस्था को संचालित करे। ये सपना किसका था? ये सपना था गांधी जी का। गांधी जी चाहते थे कि भारत में एक ऐसी व्यवस्था स्थापित हो जहां निचले स्तर के जो लोग होते हैं वो अपनी समस्या को स्वयं सुलझाने के लिए क्या हो, कैपेबल हो, अपने आप अपनी समस्या को सुलझा सके। उनके पास इतनी क्या होनी चाहिए, जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो उसी के तहत क्या, इसी कहा जाता है स्थानीय सुशासन। स्थानीय सुशासन ग्राम पंचायतों को गठन तभी होगा जब ग्राम पंचायतों को गठन। आपने एक चीज देखा होगा, गांव में जब प्रधानी का चुनाव होता है तो वहां जो प्रधानी लड़ने वाला जो व्यक्ति होता है, कैंडिडेट जो होता है, प्रत्याशी, वो उसी ग्राम पंचायत का निवासी होना चाहिए। और अगर उस ग्राम पंचायत का निवासी नहीं है तो दूसरी ग्राम पंचायत में जाकर वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। हाँ, वोटर लिस्ट में उसका नाम होना चाहिए। ठीक, तो इसीलिए, वरना अगर कोई व्यक्ति यहाँ का जाके मध्य प्रदेश में लड़ा, मध्य प्रदेश का जाके यहाँ लड़ रहा, ऐसा नहीं हो सकता। किसमें? स्थानीय सुशासन में। ठीक, दूसरा ये, इसमें केवल कह दिया गया था ना ग्राम पंचायतों का गठन किया जाएगा। पूछे थे पहली बार ग्राम पंचायत का गठन कहां हुआ था? तो 2 अक्टूबर को हुआ था 1959 में, राजस्थान के नागौर में। राजस्थान के नागौर में ग्राम पंचायत का पहली बार गठन हुआ। ठीक, लेकिन चुनाव की बात करेंगे तो पहली बार कहां हुए थे? मध्य प्रदेश में चुनाव कराए गए थे। लेकिन ये बात कब तक अधूरी थी? जब तक कि 73वां संविधान संशोधन नहीं हो गया। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1992। ग्राम पंचायतों को गठन की बात तो कह दी गई थी अनुच्छेद 40 में, लेकिन ग्राम पंचायतों के गठन को संवैधानिक रूप प्रदान नहीं किया गया था। संवैधानिक रूप का मतलब ये था कि ये पूरे देश में एक समान रूप से लागू नहीं था कि मतलब ऐसी स्थापना की ही जाएगी। ये निर्भर था, कुछ राज्य करते थे गठन, कुछ राज्य नहीं करते थे। तो 73वां संविधान संशोधन किया गया कब? 1992 में। और इस संशोधन के तहत जो ग्राम पंचायतें थी इन्हें क्या कर दिया गया? संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और ये कह दिया गया ये प्रत्येक राज्य अपने यहाँ ग्राम पंचायतों की व्यवस्था को सुनिश्चित करे, स्थानीय सुशासन को सुनिश्चित करे। ठीक, और ये व्यवस्था फिर लागू कब से होगी? 1992 से लागू हो गई। भारत में जो है त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत व्यवस्था लागू है। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए भारत में इसका जनक किसे माना जाता है ग्राम पंचायत का, तो बलवंत राय मेहता। ये समिति की सिफारिश थी 1957 में। बलवंत राय मेहता समिति थी और 1957 में समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इसी के तहत 1959 में क्या हुआ था? राजस्थान के नागौर में ग्राम पंचायतों का गठन हुआ। ठीक, तो ये बात क्लियर होगी कि अनुच्छेद 40 में गठन की बात कर रहा है और इसे संवैधानिक दर्जा कब दिया गया है? 1992 में। और यहां से फिर प्रत्येक राज्य में ये जरूरी हो गया कि वहां क्या लागू हो? स्थानीय स्तर पर पंचायती व्यवस्था लागू हो। और फिर त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था भारत में लागू की गई। ये त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? बलवंत राय मेहता को। कि पहली बार कहां हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर में लागू किया गया, लेकिन ये संवैधानिक नहीं था। ठीक, चुनाव की बात करेगा पहली बार कहां कराए गए थे? मध्य प्रदेश में कराए गए थे। ये भी संवैधानिक नहीं थे। ये जरूरी नहीं था कि हर राज्य में हो या हर जिले में हो। एज ए पायलट प्रोजेक्ट इसे लागू किया जा रहा था। उस समय देखा जा रहा था कि क्या ये भारत में संभव होगा। लगा कि हाँ ये सुनिश्चित हो सकता है
लागू किया जा सकता है तो फिर इसे संविधान में संशोधन करके संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया। हाँ, अब हर जगह लागू होगा। ठीक, फिर अगला है अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 41 में कहता है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, काम, शिक्षा, रोजगार और लोक सहायता पाने का अधिकार। ठीक, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, रोजगार और लोक सहायता पाने का अधिकार। अब इसमें एक शब्द जोड़ा गया कुछ दशाओं में, सबके लिए नहीं। ठीक, कुछ व्यक्तियों के लिए सरकार इस तरह का प्रावधान करेगा अनुच्छेद 41 के तहत कि उन्हें रोजगार प्रदान कर सके, शिक्षा प्रदान कर सके, काम दिया जा सके और लोक सहायता। ये किसके लिए? यदि कोई व्यक्ति कैसा है? दिव्यांग है, यदि कोई व्यक्ति कैसा है? अनाथ है, कोई व्यक्ति कैसा है? बुजुर्ग है, ठीक, या कोई व्यक्ति असहाय है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए राज्य इस तरह की व्यवस्था सुनिश्चित करे कि उन्हें काम मिल सके, रोजगार, काम, रोजगार या शिक्षा। अगर कोई व्यक्ति है दिव्यांग तो उसके लिए शिक्षा का प्रावधान कर सके और लोक सहायता का प्रावधान कर सके। दिव्यांग के लिए जो शिक्षा का अधिकार है वो उसमें नहीं है, मौलिक अधिकार में। इस बात को ध्यान रखना, शिक्षा का अधिकार केवल 6 से 14 वर्ष तक के लिए है, इसके अलावा किसी को भी शिक्षा का अधिकार नहीं है। ठीक, हाँ, अगर कोई व्यक्ति दिव्यांग है, अगर कोई व्यक्ति 6 से 14 वर्ष तक का है, कोई बच्चा दिव्यांग हो, सही हो, महिला हो, वो स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो, सबके लिए शिक्षा का अधिकार है 6 से 14 वर्ष तक के लिए। लेकिन उसके ऊपर अगर कोई व्यक्ति है स्पेशल कंडीशन में, तो उसके तहत अनुच्छेद 41 के तहत व्यवस्था की गई है। स्त्रियों के लिए अक्सर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि उनके लिए शिक्षा का प्रावधान नहीं। हाँ, दिव्यांग अगर वगैरह है तो ये लागू होगा। कोई अगर दिव्यांग है, कोई बच्चा अनाथ है या बुजुर्ग है, कोई शिक्षा पाना चाहता है, इसके तहत कई सारे कार्यक्रम भी चलाते हैं जिसमें बुजुर्ग लोगों को पढ़ाया जाता है। या कोई ऐसा बच्चा है जो असहाय है। ठीक, असहाय का मतलब ये नहीं हुआ कि वो अनाथ हो। अनाथ में असहाय में अंतर ये है, असहाय वो भी हो सकता है जिसके माता पिता हैं। ठीक, अनाथ में कंडीशन है उसके माता पिता नहीं होंगे। असहाय में ऐसा हो सकता है उसके माता पिता तो हैं लेकिन माता पिता काम करने की स्थिति में नहीं है, तो वो बच्चा कैसा होगा? असहाय होगा। ठीक, तो असहाय, अनाथ, बुजुर्गों की बात कर रहा है अनुच्छेद 41 में। ये सारी चीजें याद कर लो, कल को अगर मान लो तुम प्रधानी का इलेक्शन लड़े तो नीति निर्देशक तो बहुत काम आएंगे। अब जब भी आप इस तरह से इलेक्शन वगैरह लड़े तो अपने जो मैनिफेस्टो बनवाए ना, घोषणा पत्र, मौलिक अधिकार लिखवाना, उसमें नीति निर्देशक तत्व लिखवाना सारे कि हम राज्य में क्या करेंगे। बोले अनाथों के लिए ऐसा काम करेंगे, दिव्यांगों के लिए ऐसा काम करेंगे, बुजुर्गों के लिए ऐसा काम करेंगे, इस तरह की व्यवस्था। बाद में कह देना नीति निर्देशक तत्व है भाई, जीत के बाद निःशुल्क विधिक सहायता की बात कर देना। ठीक, अगला है आपका अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42 भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। 42 में किसकी बात कर रहा है? मानवोचित तथा न्याय संगत कार्य की व्यवस्था। बिल्कुल आसान भाषा में इसे कहें तो ये बनेगा इसका, मानवोचित न्याय संगत कार्य की व्यवस्था। अगर कोई व्यक्ति रोजगार से जुड़ा हुआ है तो राज्य का ये कर्तव्य बनता है कि वो रोजगार ऐसा होना चाहिए जो मानवोचित दशा से हो, जैसा कि व्यक्ति की स्थिति है उस हिसाब से रोजगार मिले। जैसे मान लो उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति पुलिस में है, ऑन ड्यूटी उसके साथ कोई दुर्घटना घटित हो जाए, उसका हाथ कट जाए, पैर कट जाए, कई बार ऐसे केस आपको देखने को मिलते हैं। अब सरकार किसी व्यक्ति को जिसका हाथ कट गया है तो गाड़ी चलाने को उसकी नियुक्ति नहीं कर सकती, उसे कोई ऐसा काम दिया जाएगा जो बहुत ज्यादा ऐसे नॉर्मल हो, जैसे ऑफिस में कहीं बैठना है या कुछ काम करना है और कुछ देखभाल करना है, ऐसा वाला काम मानवोचित, उसकी मानव उचित दशा के उचित। न्याय संगत का मतलब ये हो गया कि जो उसके मतलब हिसाब से न्याय उचित हो, अन्याय नहीं हो रहा उस व्यक्ति के साथ, तो इसे कह दे हाँ जो वो कर सके न्याय संगत होगा। इसी में एक चीज है जिसे कह देते हैं प्रसूति सहायता।
प्रसूति सहायता शब्द जो है वो किसके अंतर्गत आएगा? मानवोचित के अंदर। अगर कोई महिला गर्भवती है तो उसके लिए राज्य किसकी व्यवस्था करेगा? प्रसूति सहायता की। तो प्रसूति सहायता की व्यवस्था किसके तहत है? अनुच्छेद 42 के तहत। 42 में ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण क्या है? प्रसूति सहायता। डायरेक्ट पूछता है प्रसूति सहायता का प्रबंध है वो किसमें किया गया? अनुच्छेद 42 में। फिर आता है अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 43 किसकी बात कर रहा है? कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी। कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी राज्य इस तरह की व्यवस्था स्थापित करे जिससे जो रोजगार में लगे हुए लोग हैं उन्हें कम से कम इतना वेतन मिले कि जिससे उनका जीवन क्या हो सके? जीवन यापन हो सके। ऐसा नहीं कि व्यक्ति काम कर रहा है, काम करने के बाद उसे शाम को देख रहा है कि उसकी सारी जरूरतें भी पूरी नहीं हो पा रही हैं पूरे दिन काम करने के बाद। कर्मकारों का मतलब क्या हो गया? जो भी व्यक्ति कुटीर उद्योग, लघु उद्योग आदि से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। कुटीर उद्योग और लघु उद्योग से जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं उनके लिए कम से कम इतना वेतन मिले जिससे उनका क्या हो सके? आजीविका के साधन चल सके। ठीक। अगला है अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 में लिख लो 100 रुपए हैं। आपका बहुत ज्यादा मन था कि सर 100 रुपए वाले क्वेश्चन लिखवा दिया करो, इसमें लिख दो बस 100 रुपए। अगर ये क्वेश्चन यूपी पुलिस के किसी भी शिफ्ट में नहीं आया, ऑन रिकॉर्ड जा रही बात, बड़ी बात हो गई नहीं। ठीक, चलो जोक सपाट। ठीक, तो उसके लिए क्या दिया जाएगा? 100 रुपए दिया जाएगा किसी एक बच्चे को। उसके नियम कंडीशन बहुत ज्यादा है, आप नहीं प्राप्त कर सकते 100 रुपए। जैसे होता है ना कंपनी का बोनस मिलता है, फिर उसमें बहुत सारे शर्तें होती हैं कि आपने इतने वर्ष काम किया होना चाहिए, आपने कोई छुट्टी नहीं ली होनी चाहिए। हाँ, फिर उसमें वापस का भी प्रावधान है। तो ये सारे नियम आपको पता नहीं है। ठीक, हाँ, अब हमने बोल दिया तो बोल दिया है। अगर ये पुलिस की किसी भी शिफ्ट में नहीं आया ये क्वेश्चन, तो किसी एक बच्चे को कितने रुपए दिए जाएंगे? 100 रुपए। आपको सब किस बच्चे को दिए जाएंगे? वो अब नीति में भी तो किसकी इच्छा पर निर्भर है? राज्य की। मतलब हमारी इच्छा पर निर्भर है वो पैसे किसे दिए जाएंगे, वो तो अपने हिसाब से दे देंगे जिसे देना है। ठीक, इसमें क्या है? एक समान सिविल सहायता। एक समान सिविल सहायता की बात कर रहा है किसमें? अनुच्छेद 44 में। एक समान सिविल सहायता का मतलब है कि सरकार जो सिविल मामले हैं उनमें ऐसे कानून बनाएगा जिसमें चाहे वो व्यक्ति किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, एक जैसे कानून लागू हो। जैसे मान लो क्रिमिनल जो लॉ होता है, क्रिमिनल जो लॉ है उनमें एक जैसे कानून है भारत में, लेकिन सिविल मामलों में भारत में एक जैसे कानून नहीं है। सिविल मामलों का मतलब हो गया नागरिक संहिता। ठीक, नागरिक संहिता जिसमें जैसे विवाह अधिनियम आ जाता है, तो हमारे जो हिंदुओं में चलता है वो 1956 का हिंदू विवाह अधिनियम है, जबकि मुस्लिमों में क्या है? शरीयत लॉ लागू होता है। ठीक, तो हिंदुओं के विवाह नियम अलग होते हैं और मुस्लिमों के विवाह नियम क्या होते हैं? अलग होते हैं। तो एक समान सिविल सहायता की बात कर रहा है अनुच्छेद 44 में। भारत में केवल एकमात्र राज्य है जिसमें एक समान सिविल सहायता लागू है, वो राज्य कौन सा है? गोवा। और ये बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है अनुच्छेद 44, इसलिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। एक समान सिविल सहायता का बात किसमें की गई है? दिल्ली पुलिस में कम से कम ये 4-5 बार क्वेश्चन पूछा गया, रिपीट करके लोग इनकी शिफ्ट में आया है। ठीक, इसलिए आर्टिकल बहुत ज्यादा क्या है? महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 44 ध्यान रखना किसकी बात कर रहा है? एक समान सिविल सहायता की बात कर रहा है। फिर आता है अनुच्छेद 45। 45 में किसकी बात कर रहा है? 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान। मूल संविधान में इस आर्टिकल में लिखा था 6 से 14 वर्ष तक को शिक्षा का प्रावधान, लेकिन जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों का शिक्षा का प्रावधान था वो किसमें रख दिया? आर्टिकल 21 में। तो आर्टिकल 21 में जब इसे रख दिया गया, ठीक, तो ये रिक्त हो गया, तो इसमें नया शब्द जोड़ दिया गया प्रावधान 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान। और ये जो जोड़ा गया, ये कब जोड़ा गया? 2002 में। कौन सा संविधान संशोधन था? 66वां संविधान संशोधन। ठीक, 8 - 6 बराबर कितना होता है? 2। तो ऐसे याद कर लेना, 66वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2002 में। 8 - 6
कितना आ जाएगा 2। ठीक, तो 66वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2002 में। शिक्षा संबंधी जितने भी प्रावधान है वो किसके तहत हुए हैं? 66वें संविधान संशोधन 2002 के तहत। ठीक, तो इसमें कितने वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा का प्रावधान है? 6 वर्ष की, जिसमें आंगनबाड़ी वगैरह की व्यवस्था की गई है, वो इसी के तहत अनुच्छेद 45 के तहत। फिर अगला आता है आपका अनुच्छेद 46। 46 में किसकी बात कर रहा है? SC/ST वर्ग के लिए या जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनके लिए शिक्षा तथा लोक सहायता का प्रावधान। इसी में इनके अर्थ संबंधी हितों का भी संरक्षण है। राज्य इस तरह की व्यवस्था बनाएगा जिससे SC/ST वर्ग के लिए शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था हो सके, निःशुल्क लोक सहायता की व्यवस्था हो सके और उनके लिए अर्थ संबंधित हितों का संरक्षण हो सके, मतलब जो उन्हें रोजगार वगैरह प्रदान किया जाए जिससे उनकी आर्थिक स्थिति कैसी हो जाए? ठीक हो जाए। ठीक, फिर से वही बात आ जाती है, नीति निर्देशक तत्व है, तो जरूरी नहीं है कि सरकार इस तरह की व्यवस्था लागू करे। जब भी सरकार ऐसी व्यवस्था लागू करेगी तो उसके लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? कानून बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। ये बात आपको अब रट गई है बार बार बोलने से कि ये तभी लागू हो सकते हैं जब सरकार क्या बनाए, जबकि मौलिक अधिकार बिना भी कानून के लागू रहते हैं, वो स्वतः ही लागू है। ठीक, फिर आता है अनुच्छेद 47। अनुच्छेद 47 में किसकी बात कर रहा है? क्या? हाँ, तब भी रखा जाएगा अनुच्छेद 40, देखो ग्राम पंचायतों का गठन हो गया तब भी DPSP में है। ठीक है, 47 में किसकी बात कर रहा है? व्यक्ति के पोषाहार स्तर को सुनिश्चित करने के लिए या पोषाहार स्तर को बढ़ाने के लिए राज्य इस तरह की व्यवस्था करेगा कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए क्या हो सके? अच्छा भोजन प्राप्त हो सके, अच्छी व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था अच्छी हो सके। इतनी अच्छी नहीं कि आपको मतलब आज सुबह सुबह कह रहे हो कि सब वो राज्य से कि सेब चाहिए मुझे नाश्ते में, इतनी अच्छी नहीं। जैसे कोविड में आपको क्या दिया गया था? चने। क्यों? क्योंकि आपकी इम्यूनिटी क्या हो जाए? बढ़ जाए, जिससे आप कोविड से क्या सके? लड़ने की क्षमता आपके अंदर बढ़ जाए। ठीक, तो ये किसके तहत दिया गया था? इसी अनुच्छेद 47 के तहत। इसी के तहत स्कूल वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए किसकी व्यवस्था की गई है? मिड डे मील की व्यवस्था की गई है। इसी के तहत किसी व्यवस्था की गई है? राशन की व्यवस्था की गई है जो प्रत्येक व्यक्ति को दिया जाता है, जिससे व्यक्ति को कुपोषण से बचाया जा सके। पोषण का मतलब क्या हो गया? पोषाहार का मतलब क्या हो गया? कि व्यक्ति को कुपोषण से बचाया जा सके, कम से कम व्यक्ति को इतना भोजन मिले कि जिससे वो कुपोषित ना रहे। तो गांव में आप देखते हैं जो कोटा की व्यवस्था की गई, जिसे हम राशन कहते हैं, वो उन्हीं व्यक्तियों के लिए है जिनके पास वास्तव में खाने पीने की व्यवस्था नहीं है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, उन लोगों के लिए ज्यादा है जिनके पास सक्षम व्यक्ति हैं। यही कुछ गलतियां हैं भारत के अंदर। ठीक, तो पोषाहार स्तर मिड डे मील जैसी योजनाओं को लागू करता है किसके तहत? अनुच्छेद 47 के तहत। उसके बाद आता है आपका अनुच्छेद 48। 48 में किसकी बात कर रहा है? कृषि पशुपालन के लिए बढ़ावा देगा। कृषि एवं पशुपालन के लिए, कृषि के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए क्या कर सकता है? तो आप देखो सब्सिडी पे सरकार क्या कर रही है? बीज प्रोवाइड करा रही है आपको कि आप सब्सिडी पे बीज खरीद लो। अभी आपकी 60% सब्सिडी है वो बाद में दे दी जाएगी 3 महीने के बाद। लेकिन ये वाली जो सरकार है ये बहुत ज्यादा घोटाला कर रही है। घोटाला क्या कर रही है सरकार कि सब्सिडी पे अगर कोई आप बीज वगैरह खरीद लेते हो तो सरकार बाद में कर देती, बजट नहीं है, बजट ना होने की वजह से जो चीज 500 रुपए की होती है वो आपको खरीदवाई कितने में जाती है? 1500 रुपए में। ऐसा ही होता है जब कोई चीज आप सब्सिडी पे खरीदते हो तो आपका जो 1000 रुपए का अमाउंट है ये बाद में आएगा। कितने दिन बाद आएगा? ये कहा जाता है 3 माह के अंदर आ जाएगा। लेकिन बाद में जब स्टेटस चेक करते हैं तो ये पता चलता है कि राज्य के पास क्या नहीं है? बजट ही नहीं है आपको सब्सिडी देने के लिए। कितनी गलत बात है। ये ज्यादातर होता है कृषि के क्षेत्रों में। अगर आपको पता होगा आप बीज वगैरह जब खरीदते हैं तो सब्सिडी पे मिलता है। अभी हमने पता किया था थोड़े दिन पहले गेहूं के बीज के लिए, तो हमने बोला था सब्सिडी में मिलेगा, बोले मिल जाएगा, लेकिन सब्सिडी की कोई गारंटी नहीं है। बोले क्यों? क्योंकि बाद में अगर स्टेटस में दिखा दिया गया कि सब्सिडी नहीं मिल पाएगी तो आप हमसे नहीं कहेंगे। इससे ये फायदा होता है, इससे सरकार की थोड़ी आर्थिक स्थिति सही रहती है। 1000 रुपए जो आपका सरकार के पास रहता है, 1000 रुपए का मतलब समझ लो 3 महीने के लिए। अब एक व्यक्ति 1 क्विंटल तो खरीद ही नहीं रहा होगा। हर व्यक्ति के कम से कम 10-5 हजार रुपए सरकार के पास एडवांस है।
सरकार का कितना वित्तीय बजट जाके बनता होगा इससे? ठीक, आपको इससे इतना ब्याज प्राप्त हो जाएगा सरकार को, जिससे जितने की आपको फायदा नहीं दे रही, इससे ज्यादा का फायदा सरकार को हो जाएगा आपके पैसे से। सब्सिडी वाले मामलों में ऐसा ही होता है, सरकार इसलिए सब्सिडी रखती है कि उससे सरकार का भी फायदा होगा, आपका फायदा ये होगा कि एक आप थोड़ा सा सब रखो, वो पैसा आपका वापस मिल जाएगा। बहुत अच्छी सुविधा है सब्सिडी वाली, लेकिन सब्सिडी वाली सुविधा इसलिए बेकार है कि सरकार हाथ खड़ा कर देती है लास्ट में जाके, बजट खत्म हो गया है। तो वो इसी में आता है अनुच्छेद 48 में। कृषि के लिए क्या करेगा? उन्नत खाद, उन्नत बीज प्रोवाइड कराएगा। पशुपालन के क्षेत्र में क्या करेगा? जो दुधारू पशु वगैरह होते हैं, हाँ चर्चा कर लो तुम लोग। पशुपालन के लिए क्या करेगा? जो दुधारू पशु वगैरह होते हैं उनके लिए जैसे गौशाला आदि का निर्माण कराएगा गांव के लिए, या जो बीमारी वगैरह होती है उनके लिए टीकाकरण की व्यवस्था कराएगा अनुच्छेद 48 के तहत। फिर से वही बात आती है, डीपीएचपी तो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक, फिर आता है 48 का जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आर्टिकल है, अब तक का लग रहा है ये भी 100 रुपए वाला आर्टिकल ये, लेकिन एक क्लास में अगर 100 रुपए वाले 4 बता देंगे फिर तो दिक्कत हो जाएगी। अनुच्छेद 48 का में किसकी बात कर रहा है? पर्यावरण संरक्षण की बात कर रहा है। सरकार इस तरह की व्यवस्था स्थापित करेगी जिससे वन्य जीव और पर्यावरण का क्या हो सके? संरक्षण हो सके। ये आर्टिकल कब जोड़ा गया है? 42वां संविधान संशोधन 1976। ये ऐसा है, कई बार बता दिया, कुछ नहीं पता है आपको, आर्टिकल संशोधन पता ही नहीं है तो आप तो कल आ सकते हैं 42वां संविधान संशोधन 1976। नहीं पता है तो, लेकिन जरूरी नहीं है तो सही जाए। ठीक, तो 48 का महत्वपूर्ण। उसके बाद आता है 49 में किसकी बात कर रहा है? जो भी पुरातत्व वगैरह की इमारतें हैं, एक तो पुरातत्व विभाग का गठन की बात कर रहा है, पुरातत्व संरक्षण की बात कर रहा है, और जो हमारी राष्ट्रीय स्मारक वगैरह है इनका क्या करेगी सरकार? संरक्षण करेगी। किसके तहत? अनुच्छेद 49। जैसे मान लो आपका क्या है, ताजमहल है, जैसे आपकी लाल किला है, कोई क्षेत्रीय में हो सकता है, जैसे बदायूं में है इखलास खान का मकबरा, जिसे रोजा कह देते हैं, इसका संरक्षण भी किसके तहत है? पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अंतर्गत है। ठीक, तो ये जरूरी नहीं कि सरकार ऐसा करेगी, लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण है तो सरकार ऐसा कर सकती है। फिर आता है अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 में किसकी बात कर रहा है? ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कार्यपालिका व न्यायपालिका का पृथकीकरण। पृथकीकरण का मतलब है कि सरकार इस तरह की व्यवस्था स्थापित करे कि कार्यपालिका और न्यायपालिका एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप ना करें। भारत की न्यायपालिका कैसी न्यायपालिका है? स्वतंत्र न्यायपालिका है, और न्यायपालिका में हस्तक्षेप नहीं कर सकती भारत की कार्यपालिका। ये हम भाग 5 पढ़ेंगे तो कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका पढ़ेंगे। 3 अंग होते हैं लोकतंत्र के, चौथा होता है मीडिया। कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से काम करेंगे, ऐसी व्यवस्था स्थापित करेगा अनुच्छेद 50 के तहत। ऐसे कानून नहीं बनाएंगे जिससे दोनों एक दूसरे से क्या हो जाए? दोनों एक दूसरे के विरोध में हो जाए। ठीक, और उसके बाद है अनुच्छेद 51, और 51 में किसकी बात कर रहा है? अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात कर रहा है। अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा, राज्य इस तरह की व्यवस्था स्थापित करे कि हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पे दूसरे देशों के साथ हमारे संबंध कैसे हों? अच्छे हों, शांति स्थापित रहे, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पे हम सुरक्षा को बढ़ावा दें। सुरक्षा को बढ़ावा देने का मतलब ये है, कितनी अच्छी बात की गई है, जैसे कि भारत का संविधान ये है किसका? भारत का। सोच किसके बारे में रहे हैं? विदेश के बारे में भी सोच रहे हैं। जैसे कोई छोटा देश है, भूटान है, बांग्लादेश है, तो उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना भी भारत का एक प्रकार का क्या है? कर्तव्य है कि आपका कोई पड़ोसी देश है तो आप उसकी क्या करें? सुरक्षा को सुनिश्चित करें। अंतरराष्ट्रीय स्तर पे शांति स्थापित करने का प्रयास करेंगे और अंतरराष्ट्रीय स्तर पे सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास करेंगे। जैसे यूएनओ का एक अंग होता है सुरक्षा परिषद, अंतरराष्ट्रीय रक्षा परिषद करके कुछ होता है, एक संस्था यूएनओ की संस्था के अंतर्गत आती है। तो उसमें क्या होता है? प्रत्येक राष्ट्र से सेना भेजी जाती है, उसमें सेना थोड़ी सेना प्रत्येक राज्य अपनी अपनी भेजता है। ठीक, ये आपके क्या हो गए? राज्य की नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद कहां से कहां तक? 36 से लेकर 51। कल हम क्या पढ़ेंगे? मौलिक कर्तव्य।